Good afternoon student, this is our lecture 2. In the previous lecture we covered the following topics: de Broglie concept, Heisenberg uncertainty and Schrödinger wave equation. तो अभी तक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन किया था मैंने. व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में होता क्या है आपके पास? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैथमेटिकल वे. तो कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. ये हमें क्या बताती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. ठीक है, अब आपने पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो जो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे हमें क्या पता चलता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है साई की. किसकी? साई की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है. ठीक है, अब हर वैल्यू तो वैलिड नहीं हो सकती ना साई की, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है. तो वो कंडीशंस क्या होती है आपके पास? कंडीशंस फॉर साई. साई के लिए कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन होती है साई मस्ट बी फाइनाइट. साई कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, जिसको हम डिफाइन कर सके. ठीक है, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. सिंगल वैल्यूड का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. साई मस्ट बी कॉन्टीन्यूस. कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए साई की प्लॉट में. साई कैसा होना चाहिए? कॉन्टीन्यूस. साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड. साई कैसा होना चाहिए? नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. साई मस्ट बिकम ज़ीरो एट इन्फिनिटी. साई क्या होना चाहिए? ज़ीरो एट इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी पे ज़ीरो होने का मतलब है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लार्जर डिस्टेंस पे है. कहाँ है? लार्जर डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन लार्जर डिस्टेंस पे है तो साई क्या होगा? ज़ीरो होगा. न्यूक्लियस से लार्जर डिस्टेंस पे है तो साई ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम होगी, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी. इसलिए साई क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है एट इन्फिनिटी. ठीक है, अब सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास ये एक प्लॉट है साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, और आपने वो प्लॉट कैसे ड्रॉ किए? वो ग्राफ कैसे है? ऐसे है ये प्लॉट. तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एक्स के लिए, ये एक्स क्या है? पर्टिकुलर, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ साई मिलती है. इसके लिए एक तो ये हो गया साई 1, दूसरा ये हो गया साई 2, और थर्ड वैल्यू क्या होगी? ये होगी साई 3. तो एक एक्स के लिए कितने वैल्यू हो गए? कितने साई हो गए? 3. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इट मीन्स साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो उस पॉइंट पे साई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, अब आपके पास आपने पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. ठीक है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर में क्या होता है आपके पास? साई जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. साई क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास. ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. ठीक है, बट इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका. ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ठीक है, बट हाँ इसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूर है, जो कि ये है. ठीक है, वो कंडीशन इसने फॉलो करनी है. ठीक है, अब आपके पास साई तो चला गया. नेक्स्ट आता है आपके पास साई स्क्वायर. नेक्स्ट आता है हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या बताता है आपको? साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किसके बारे में बताता है हमें? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास मेन रोल प्ले कौन करता है? वैसे तो साई करता है, तभी आपके पास साई स्क्वायर आएगा, बट साई का सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। जैसे आपके पास एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है लाइट के केस में, लाइट वेव के केस में, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड क्या बताता है आपको? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है हमारे पास किसकी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। साई भी क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। तो साई स्क्वायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट गिव्स आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ना है, अभी मैंने कुछ टर्म यूज़ की, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अभी मैंने बोला कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो साई कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी इमेजिनरी। अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, इट कैन बी इमेजिनरी। ठीक है, अगर ये इमेजिनरी है तो हम साई को कैसे लिखेंगे? साई इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो साई स्टार क्या होगा आपके पास? एक्स माइनस आइटा y। ठीक है, तो अब साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो इट शुड बी ऑलवेज रियल। ठीक है, तो साई इंटू साई स्टार करोगे आप तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। तो आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एक्स वाई प्लस आइटा एक्स वाई माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस आइटा प्लस आइटा एक्स वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या है? एक रियल वैल्यू है। तो यहाँ पर जब साई इमेजिनरी होता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साई इंटू साई स्टार के। ठीक है, अब आपके पास एक टर्म होती है डी वी जो कि होता है वॉल्यूम एलिमेंट, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो अब आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इंटीग्रेटेड ओवर होल स्पेस, इंटीग्रेटेड ओवर होल स्पेस, डी वी इज दैट होल स्पेस, वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस इज इक्वल टू 1 and the wave function which satisfy this condition is called normalized wave function। ये तो तब है अगर आपके पास क्या है? रियल वैल्यू है किसकी? साई की। ठीक है, अगर साई इमेजिनरी है, इफ़ साई इज़ इमेजिनरी, अगर आपके पास साई की वैल्यू इमेजिनरी है तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई इंटू साई स्टार डी वी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन है। मतलब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन उसे बोलते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी कि हाँ इस पर्टिकुलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन ज़रूर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर 1 है तो येस देयर इज़ डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके पास आता है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है? और अगर आपके पास मान लो ऑर्थोगोनल मतलब है इंडिपेंडेंट, यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं, इसका मतलब टू वेव फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट। टू वेव फंक्शन क्या है? टू वेव फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट। अगर मान लो अब आपके पास साई1 एक फंक्शन है और साई2 दूसरा वेव फंक्शन है, और साई1 स्टार एंड साई2 स्टार आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स
कॉन्जुगेट है हमारे पास किसके, psi1 एंड psi2 के, ठीक है। अब आपको ऑर्थोगोनल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू वेव फंक्शन इंटीग्रेटेड ओवर द होल स्पेस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल, कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है दैट मीन्स psi1 एंड psi2 आर ऑर्थोगोनल, तो वो दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, -∞ to ∞ प्लस इन्फिनिटी psi2 इंटू psi1 स्टार dv इक्वल टू 0। तो ये दोनों वेव फंक्शंस क्या हैं, आपस में ऑर्थोगोनल है। एक वेव फंक्शन होगा, दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। अगर वेव फंक्शन रियल है, इफ़ psi1 एंड psi2 आर रियल, अगर आपके पास रियल है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू वेव फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ओवर होल स्पेस इज इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल मतलब ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब आपने पढ़ना है दो टर्म्स, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़, कि आइगन फंक्शन क्या होता है और आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। आइगन फंक्शन में आप किसको आइगन फंक्शन बोलते हो, आपको सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या मिलता है, साई मिलता है, ठीक है। तो आइगन फंक्शंस आर द फंक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। दीज आर द फंक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, एंड फॉलो ऑल द कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, फॉलो ऑल द कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन की सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उस वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है आपके पास, डेफिनेट वैल्यूज़ होती है एनर्जी की, ठीक है, डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी। और उन एनर्जी वैल्यूज़ को हम क्या बोल देते हैं, आइगन वैल्यूज़, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइगन वैल्यूज़। तो आपके पास आइगन वैल्यू क्या होती है, दीज आर द टोटल डेफिनेट एनर्जी, क्या होती है, टोटल डेफिनेट एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेव फंक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेव फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया कैसे, वेव मैकेनिकल मॉडल से। वेव मैकेनिकल मॉडल से क्या आया आपके पास, साई आया एंड साई स्क्वायर आया। साई स्क्वायर ने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक रीजन डिफाइन कर दिया, ठीक है। मान लो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। बट ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इसको क्या बोला है हमने, ऑर्बिट, और इसको हमने क्या बोला है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होता है हमारे पास, ऑर्बिटल हमारे पास 3 डायमेंशनल रीजन होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल रीजन वेयर अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम का मतलब कितना, 90 to 95%, ठीक है। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो अब ऑर्बिटल के बारे में उन्होंने बोला क्या है कि 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब
यहाँ जब वो न्यूक्लियस के पास है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। अब हमने जो ये बाउंड्री नहीं बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, बट ऑर्बिटल वो है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और ऑर्बिट के आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस को स्टडी करके आना है और ऑफलाइन क्लास में मुझसे डिस्कस करना है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये आपने स्टडी करना है और मुझसे पूछना है, मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स क्या है, क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th क्लास व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स, होते क्या है एक्चुअल में, दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देते हैं हमें, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है जो वो बताते हैं, दैट इज़ लोकेशन बताते हैं वो हमें, ठीक है। सेकेंड चीज़ वो हमें क्या बताते हैं, एनर्जी बता देते हैं। थर्ड वो हमें ओरिएंटेशन बता देते हैं, ठीक है। और फोर्थ हमें क्या बता देते हैं, स्पिन बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है, क्वांटम नंबर से। अब क्वांटम नंबर्स होते कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पढ़े हैं आपने, 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, 11th क्लास में स्टडी किया है ना आपने क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ा है आपने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सेकेंड कौन सा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज, एजीम्यूथल के बाद कौन सा पढ़ा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक के बाद फोर्थ जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चारों क्वांटम नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इट टेल्स अबाउट द, किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उस एनर्जी शेल के बारे में बताता है, ठीक है। अब आपके पास क्वांटम नंबर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम अप टू 7 स्टडी किया है हमने, ठीक है। तो अब आपके पास n1 है तो हम कौन सा शेल डिनोट करते हैं इसको, k शेल। अगर n2 है तो हम क्या बोल देते हैं, l शेल है। और अगर n3 है तो हम बोल देते हैं m शेल है। आपने ये याद रखना है, हमने इनको कैपिटल ही रखना है ऑलवेज, ठीक है। तो इससे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल, ठीक है, प्रेजेंट इन द शेल। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया, En इज इक्वल टू -2π², बोहर ने दिया ये me⁴/n²h²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते हो, n मान लो 1 2 3 बढ़ा रहे हो आप n की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। अभी माइनस भूल जाओ, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया है तो ये वैल्यू क्या होगी है, कम, ये वैल्यू क्या होगी ओवरऑल कम, बट माइनस है यहाँ पर साथ में तो ये वैल्यू क्या होगी है, ज़्यादा, ठीक है। ये वैल्यू कम है बट माइनस होने की वजह से क्या होगी है,
ज़्यादा हो गई है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर आपके पास बड़ा होता है तो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, बट अगर माइनस लग जाए तो साइन, माइनस साइन लग जाए तो ऑपोजिट हो जाती है। तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, जैसे आप मान लो के शेल है, एम एल शेल है, एम शेल है, जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाते हो, डिस्टेंस क्या कर देते हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। अगर अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एनर्जी विल बी मोर, ठीक है। अगर आपके पास वो लोअर ऑर्बिट में है, कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लोअर ऑर्बिट में है, तो इसका मतलब वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस है। लोअर ऑर्बिट इट मीन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, और अगर क्लोजर टू न्यूक्लियस है तो वो क्या फील करेगा, इट विल फील अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस। तो हायर शेल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, के है आपके पास, एल है, फिर एम है, वो ज़्यादा होती जाती है एनर्जी। और क्या इन्फॉर्मेशन दी, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज डिस्टेंस, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the average distance of electron from the nucleus। उन्होंने एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बताया। देखो अगर ऑर्बिट 1 है, 2 है, 3 है, अगर 3 है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर है, 2 है तो कम है, अगर 1 है तो और कम है, मतलब न्यूक्लियस के और पास है, ठीक है। सेकेंड क्वांटम नंबर इज़ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा है हमारे पास, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग। ये किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में, सब लेवल्स के बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो आप, ये हो गया। अब इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एल की वैल्यू होती है एन 0 to n-1, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। अब 0 to n-1 है, मान लो मैंने आपको n3 दे दिया, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to 3-1, दैट इज 0 to 2। 0 to 2 तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0, 1 एंड 2। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम कुछ डिनोट करते हैं, हम साइन रखते हैं। 0 है तो हम S बोलते हैं, 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F है। ये डिपेंड करता है स्पेक्ट्रल लाइंस पे, ठीक है। शार्प है तो S, 1 है तो प्रिंसिपल होगी, 2 है तो डिफ्यूज्ड होगी, 3 है तो फंडामेंटल, ठीक है। अब मान लो आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई L की। अगर N 3 है तो हमारे पास नंबर ऑफ L कितने हैं, नंबर ऑफ L कितने हैं हमारे पास, 3 है, ठीक है। वो नंबर ऑफ L 3 कौन कौन से है, 0, 1 एंड 2, दैट इज S, P एंड D। तो कौन कौन से N3 के लिए कितने सब शेल हुए, 3, और कौन कौन से 3S, 3P एंड 3D। हम डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये नहीं पता चलता हमसे नंबर ऑफ L पूछे गए हैं या फिर वैल्यू ऑफ L पूछी गई है। नंबर ऑफ L तो टोटल नंबर्स हो गए 3, और वैल्यू क्या है उनकी, 0, 1 एंड 2। तो आपने कैलकुलेट करना है, आपके लिए होमवर्क है, n = 2 के लिए वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करनी है, मतलब L कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है, कि कौन कौन से होंगे, उनकी नोटेशन भी, ठीक है। n = 4 के लिए भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपके पास आता है कि इसमें हमें एंगुलर मोमेंटम भी पता चलता है पर्टिकुलर सब शेल का, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, L √L × L + 1
h/4π। ये h/4π रूट से बाहर होता है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है आपको, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू है आपके पास तो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ रह गई थी यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको n पता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर शेल का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये था आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, बट आपने जो भी आपको डाउट है आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है।